आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। उत्तराखंड के हरिद्वार में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज करोड़ों लोगों को गायत्री मंत्र के साथ, गायत्री उपासना के साथ, गायत्री साधना के साथ पंडित राम शर्मा ने जोड़ा। उन करोड़ों लोगों की जिम्मेदारी है कि चिन्मय भाई के नेतृत्व में 100 साल में नई ऊर्जा और जोश के साथ हम आगे बढ़े। आज करोड़ों लोगों को गायत्री मंत्र के साथ, गायत्री उपासना के साथ, गायत्री साधना के साथ पंडित राम शर्मा ने जोड़ा। वो करोड़ों लोगों की जिम्मेदारी है कि चिन्मय भाई के नेतृत्व में 100 साल में नई ऊर्जा और जोश के साथ हम आगे बढ़े। आज करोड़ों लोगों को गायत्री मंत्र के साथ, गायत्री उपासना के साथ, गायत्री साधना के साथ पंडित राम शर्मा ने जोड़ा। वो करोड़ों लोगों की जिम्मेदारी है कि चिन्मय भाई के नेतृत्व में 100 साल में नई ऊर्जा और जोश के साथ हम आगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जवाहर भवन में राष्ट्रीय मनरेगा श्रमिक सम्मेलन में हिस्सा लिए। राहुल गांधी ने कहा, ये चाहते हैं कि वे चाहते हैं कि संविधान और लोकतंत्र को खत्म करो और आज़ादी से पहले का हिंदुस्तान, जहां पर एक व्यक्ति सब कुछ निर्णय लेता था और जो भी वो करना चाहता था वो करता था, वैसा ही हिंदुस्तान बीजेपी पर सीधे निशाना उन्होंने साधा है। वैसा ही हिंदुस्तान बीजेपी फिर से लाना चाहती है। इनको रोकने का एक ही तरीका है, अगर हम सब एक साथ हो जाए, क्योंकि ये डरपोक लोग हैं। जो आप मनरेगा नाम देना चाहते हैं या कोई और नाम देना चाहते हैं तो आप ही निर्णय लेंगे कि उस योजना का नाम क्या होगा और कैसे बनेगी, कहाँ तक चलेगी। हमारे में एक कमी है, वो एकता की कमी है। अगर हम एक हो जाएंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे हट जाएंगे और फिर से मनरेगा चालू हो जाएगा। आइडिया यही है कि हमारा जो संविधान है उसे खत्म करो। वन मैन वन वोट का जो कॉन्सेप्ट है उसे खत्म करो। लोकतंत्र को खत्म करो। और जो आजादी से पहले हिंदुस्तान था, जहां पे एक व्यक्ति, राजा महाराजा, एक व्यक्ति पूरा डिसाइड करता था, सारे के सारे एसेट्स उनके हाथ में हुआ करते थे और जो भी वो करना चाहते थे वो करते थे, वैसा हिंदुस्तान में फिर से लाना चाहते हैं। और इनकी इंटेंशन रुकने की नहीं है, क्योंकि ये जो मॉडर्न इंडिया का स्ट्रक्चर है इसको ये बदलना चाहते हैं और तोड़ना चाहते हैं। एक ही तरीका है इनको रोकने का, और मजदूरों को किसानों ने रास्ता दिखाया है। अगर हम सब एक साथ मिलकर खड़े हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं ये डरपोक लोग हैं। मैं अब इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं। ये डरपोक लोग हैं। अगर हम सब एक साथ खड़े हो जाएंगे, आप मनरेगा नाम देना चाहोगे या कोई और नाम देना चाहोगे? आप डिसाइड करोगे इस योजना का नाम क्या होगा, कैसे बनेगी, कहां चलेगी, कब तक चलेगी, कितने घंटे चलेगी। मगर ये मैंने कहा, मगर एक दूसरी बात भी कह देता हूं। अगर एक कमी है तो यूनिटी की कमी है। एक साथ गरीब लोग खड़े नहीं होते, अब होना पड़ेगा। और ये एक बहुत बड़ा मौका है। मनरेगा का जो आंदोलन है, ये बहुत बड़ा मौका है कि हिंदुस्तान के सारे गरीब लोग जो आइडिया ऑफ इंडिया के कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं, लोकतंत्र में बिलीव करते हैं, कि हम अगर एक साथ खड़े हो जाएंगे
मोदी जी पीछे हट जाएंगे और फिर से मनरेगा चालू हो जाएगा। आप दूर दूर से आए, दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और जो संदीप ने कहा, जहां भी कांग्रेस पार्टी देश के मजदूरों के साथ खड़ी हो सकती है, वहां आपको कांग्रेस पार्टी खड़ी ही मिलेगी। धन्यवाद। दिल्ली में राष्ट्रीय मनरेगा श्रमिक सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब तक सरकार नया कानून वापस नहीं ले लेती और मनरेगा को बहाल नहीं कर देती, तब तक हम लड़ते रहेंगे। थोड़ी सी बातें आपको बताना जरूरी है, क्योंकि हमारी लड़ाई बड़ी लंबी है। ये लड़ाई कहीं एक जगह चुप बैठ के सत्याग्रह करके घर जाने का नहीं है, या स्लोगन देकर घर जाने का नहीं है। ये इतनी बड़ी लंबी लड़ाई है, जब तक नया कानून को वो वापस नहीं लेते, मनरेगा जैसे के वैसा नहीं रखते, तब तक हम लड़ते रहेंगे। मनरेगा बचाओ मोर्चा मैं देश के विभिन्न इलाकों से पधारे सभी मित्रों का तो स्वागत किया हूं, फिर एक बार करता हूं। संसद के विंटर सेशन में मोदी सरकार ने मनरेगा को समाप्त कर नया कानून। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने कहा कि ठाकरे परिवार का राज अब इतिहास हो गया है, अब नया अध्याय शुरू हो गया है। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में मुंबई के लोगों को जो विकास चाहिए वो मिलेगा। ठाकरे परिवार का राज था, अभी वो इतिहास हो गया। अब नया अध्याय शुरू हो गया है और नए अध्याय के अंदर माननीय देवेंद्र फडणवीस जी साहब के नेतृत्व में मुंबई में जो मुंबई के लोगों को चाहिए था, वो सारा मुंबई के लोगों को मिलेगा। बड़ा फैक्टर क्या रहा, क्या कारण रहा? विकास का काम, और जो उनका ये जिस तरह से वो तुष्टीकरण की नीति के लिए उद्धव ठाकरे जी ने विधानसभा और लोकसभा में समझौता किया था, उससे लोगों को समझ में आ गया कि भारत का और मुंबई की रक्षा कौन कर सकता है। मंगल प्रभात जी, जो भी लोग विधानसभा में थे, जो वोटर थे, उनका नाम हटा दिया गया। उधर उद्धव ठाकरे कहते हैं कि हाथ में जो लगी हुई ठीक, उनको कुछ तो कहना पड़ेगा। चलिए मध्य प्रदेश के धार की बात करें तो कमल मौला नमाज इंतजामिया कमेटी के सदस्य जुल्फिकार पठान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें स्वीकार है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक सुप्रीम फैसला आया है और उस फैसले को मानना हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, 7/4/2003 का जो आदेश है उसको यथावत रखा गया है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से एक चीज बताई है कि परिसर के अंदर ही एक जगह मुकर्रर की जाएगी और वहां पर व्यवस्थित एवं सुरक्षित रूप से नमाज अदा करवाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि अब नमाज और पूजा दोनों एक साथ होगी, क्या कहेंगे? अभी सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया आई है। मैं बोलना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम फैसला आया है उसे हम पहले भी बोल रहे थे और अभी भी कह रहे हैं कि हम सर्वसम्मति से हमें स्वीकार है और हमारा नैतिक जिम्मेदारी है कि इस फैसले को हम स्वीकार करें। और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसमें व्यवस्थित रूप से, सुरक्षित रूप से जो है परिसर के अंदर ही नमाज पढ़वाई जाए और 7/4/3 का जो आदेश है उसे यथावत रखा गया है। तो मेरी सभी पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में ये एक अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। जो भी आदेश आया है अभी उसका निरीक्षण चल रहा है और भी जो उसमें पॉइंट है वो अभी जो है निरीक्षण चल रहा है। फिर जो है मुस्लिम समाज अपनी प्रतिक्रिया और देगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाथ संप्रदाय के धार्मिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश करने वालों से सतर्क रहना होगा। उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। अगर हम सतर्क हैं तो कोई आने वाले समय में हमारी जो यात्रा चल रही है, आज भारत एक नई आभा के साथ आगे बढ़ रहा है।
देख रहे हैं ना, दुनिया में जब हलचल है, अराजकता है, अव्यवस्था है, लोग लड़ रहे हैं आपस में, तब भारत एक शानदार यात्रा के साथ आगे बढ़ रहा है। आप सोचो, इस शानदार यात्रा नहीं होती तो प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन मात्र माघ मेला है, कुंभ नहीं है। कल यानी 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन 4.5 करोड़ श्रद्धालु वहां आकर के संगम में आस्था की डुबकी लगाया है। 4.5 करोड़। और गंगा जल क्या अविरल और निर्मल है। हमारा दायित्व बनता है कि हम हर उस प्रतीक को सम्मान दें जो हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने, शास्त्रों ने जिसके लिए हमें प्रेरित किया। किसी को क्या अधिकार मिल सकता कि हमारी देवतुल्य नदियों को प्रदूषित करे, उनकी अविरलता को दूषित करे, बाधित करे? हमें किसी को अधिकार नहीं देना चाहिए। हमारा भी दायित्व बनता है कि तालाब है उसका संरक्षण करें। भाई, तालाब के माध्यम से केवल वो तालाब जल ही नहीं दे रहा, जल का संरक्षण करने का काम भी करता है, सरप्लस वाटर को संरक्षित करता है। और जब संरक्षित करता है तो वही जल फिर आपके काम के राज्यपाल थावर चंद गहलोत द्वारा संयुक्त सत्र को संबोधित करने से इनकार करने पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि राजभवन बीजेपी का कार्यालय बन गया है। यह संविधान के खिलाफ है, क्योंकि केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ भाषण में कुछ था तो उन्होंने उसे पढ़ने से मना कर दिया। यह गैर संवैधानिक है। राजभवन स्वायत्त संस्था होनी चाहिए, कोई मोदी जी की प्राइवेट आर्मी नहीं। वहीं कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने इसको लेकर कहा है कि राज्यपाल का रुख दुर्भाग्यपूर्ण है। भाषण कहानी नहीं बल्कि सच था, लेकिन राज्यपाल ने लोगों की भाषा नहीं बोलने का फैसला लिया। उन्होंने राष्ट्रगान का भी इंतजार नहीं किया। आप विधानसभा और राज्य के लोगों का इस तरह से अपमान कर रहे हैं। बीजेपी इन सब का समर्थन कर रही है। राजभवन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बन गए हैं। ये संविधान के खिलाफ है, क्योंकि केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ भाषण में कुछ था तो उन्होंने उसको पढ़ने से इनकार कर दिया। ये गैर संवैधानिक है। राजभवन एक स्वायत्त संस्था होनी चाहिए, कोई मोदी जी की प्राइवेट आर्मी नहीं। See, it is unfortunate what stand the governor has taken, and like I said before, the speech was not fiction. It had nothing against the central government, only the facts was there. But the governor chose not to speak the people's language. And more importantly, he was in such a hurry that he didn't even wait for the national anthem to be completed. Now the entire BJP was commenting day before on what happened with the Tamil Nadu governor. So what does this make the governor? And what does the BJP have to say about it now? See, you are insulting the people of the state, you are insulting the assembly, and more importantly, you are insulting the national anthem. And the entire BJP in the assembly is supporting it. They are not even ready to listen to what the governor has done. It is like you said, it's complete. It is unprecedented. It's not only unprecedented, but it's also very unfortunate. Did the government do a resolution against the government or anything, sir? Is that on the cards? No, let us see. Insulting the national anthem has its own procedures and processes of the law. We have asked the speaker, since it's happened in the assembly, we have requested the speaker to give a ruling on it. We'll see what he says. Sir, a special session is on Manrega, and today Shivraj Singh Chauhan has been called here in Bangalore to describe about... No, exactly. Even we want to hear him, right? This is why we have called the session. Let him explain on how he is protecting the labor on wages, on how he is ensuring 125 days a year, and how this is better than Manrega. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिकता संहिता पर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गृह मंत्री ने जिस तरह से देश के अंदर, वो चाहे धारा 370 हो या नक्सलवाद, आतंकवाद हो या इन पर काम हुआ,
काम हुआ है और देवभूमि उत्तराखंड को भी गौरव प्राप्त हुआ है कि देश की आज़ादी के बाद सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू करने वाला प्रदेश बनने का हमें गौरव प्राप्त हुआ है। देवभूमि में हमने समान नागरिक संहिता का कानून लागू किया है, इसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। शुरुआत से जब हम कानून लागू करने जा रहे थे तब बहुत लोगों ने बहुत प्रकार के विरोध भी किए, ये सभी को लाभ देगी। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गृह मंत्री जी ने जिस प्रकार से देश के अंदर चाहे धारा 370 हो, नक्सलवाद हो, आतंकवाद हो, इन सभी पर काम हुआ है और देवभूमि उत्तराखंड को भी ये गौरव प्राप्त हुआ है कि देश की आज़ादी के बाद सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू करने वाला प्रदेश बनने का हमको गौरव प्राप्त हुआ है। और देवभूमि उत्तराखंड के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, आदरणीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने समान नागरिक संहिता का कानून लागू किया है। उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। शुरुआत में जब हम ये कानून बना रहे थे, लागू करने जा रहे थे, तो बहुत लोगों ने, बहुत प्रकार के जो ऐसे लोग हैं जो व्यवस्था विरोधी लोग हैं, टूल किट्स के रूप में काम करते हैं, अर्बन नक्सल गैंग जो कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर काम करते हैं, वो किसी भी कीमत पर लोगों को इसके प्रति सहज नहीं रखना चाहते थे। अफवाह फैलाने का काम, संदेह पैदा करने का काम उन्होंने किया। लेकिन अब एक साल जिस प्रकार से हुआ है, महिला सशक्तिकरण का विषय हो, उनकी सुरक्षा का विषय हो या सभी की सुरक्षा का विषय हो, जिस प्रकार से लाखों लोगों ने आज समान नागरिक संहिता में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, वह निश्चित रूप से इन सभी अफवाहें बिल्कुल स्पष्ट हो गई हैं कि देवभूमि से निकली हुई ये गंगा आने वाले समय में सभी को। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने गणतंत्र दिवस 2026 की तैयारियों पर कहा कि मैं प्रतिदिन देखता हूं कि बस्तर के लोग अब खुलकर हंसने लगे हैं, गांव के लोग अपनी बात कहने लगे हैं। यह गर्व का विषय है। अब बस्तर में लोकतंत्र बोल रहा है। इस लोकतंत्र दिवस में सभी लोग उत्साह के साथ शामिल हो गए। बस्तर की जनता के साथ मुझे आज नारायणपुर भी जा रहा हूं। मैं प्रतिदिन ये देखता हूं, जब भी वहां जाता हूं, गांव में लोग खुलकर हंसने लगे हैं, गांव के लोग अपनी बात कहने लगे। अब आप बस्तर में जाएं किसी सुदूर वनांचल क्षेत्र में, तो लोग समूह में आकर के अपनी बात रखने लगे। ये बड़ा ही हर्ष का, बड़ा ही गर्व का विषय है। अब बस्तर में लोकतंत्र बोल रहा है। अब बस्तर में इस गणतंत्र में, इस 26 जनवरी में मैं सोचता हूं कि सारे ही बस्तर के गांव उत्साह के साथ सम्मिलित होंगे। सीएम नायाब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में युवाओं और खिलाड़ियों के साथ बजट से पहले सलाह मशविरा किया। सीएम नायाब सिंह सैनी ने कहा कि आज हम बजट को लेकर अलग अलग स्टेक होल्डर से बात कर रहे हैं। लगातार हमने उद्योग के लोगों से, टेक्सटाइल लोगों से, हमने महिलाओं की से बात की है, युवाओं, स्टार्टअप, किसानों, विभिन्न संगठनों से विचार विमर्श कर रहे हैं ताकि ये उनका बजट हो। उनके महत्वपूर्ण सुझाव आ रहे हैं, इनके सुझाव भी शामिल करें, ये हरियाणा के अनुरूप बजट हो, उसके लिए काम कर रहे हैं। आज हमारे लगातार जो बजट पूर्व परामर्श को लेकर के अलग अलग स्टेक होल्डर से हम बात कर रहे हैं। लगातार हमने इंडस्ट्री के लोगों से, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोगों से, हमने महिला उद्यमियों से और महिलाओं से, और हमने जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनसे, हमने स्टार्टअप से, आज युवाओं से, स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों से, एग्रीकल्चरिस्ट से, किसानों से, एफपीओ से, हमारे प्राकृतिक खेती वाले किसानों से और हमारे प्रगतिशील किसानों से, और उसके साथ साथ हमने आज विभिन्न संगठनों से भी आज हम बजट पूर्व परामर्श उनसे सुझाव ले रहे हैं ताकि ये बजट, ये हरियाणा प्रदेश के लोगों का बजट हो और उनके अनुरूप ये बजट हरियाणा प्रदेश के विकास के ऊपर खर्च हो। उसको लेकर के विभिन्न हम अलग अलग क्षेत्र के लोगों से बात कर रहे हैं। उनके महत्वपूर्ण सुझाव आ रहे हैं। हर वर्ष उनके सुझाव आते हैं और उन सुझावों को हम बजट में शामिल करते हैं। उसके अनुरूप बजट को हम तैयार करते हैं। बड़े महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं, आज युवाओं के आए हैं, युवाओं ने अच्छे सुझाव दिए हैं। और मैं यहाँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर युवाओं के साथ रूबरू हुआ था। हमारे स्पोर्ट्स के खिलाड़ी युवा यहाँ आए थे, उन्होंने भी अपने अपने सुझाव दिए हैं।
और हमारे जो स्टार्टअप्स थे उनके भी अच्छे सुझाव आए हैं। तो उन सबको हम शामिल करते हुए एक हरियाणा की जनता के अनुरूप ये बजट प्रस्तुत हो, उसके लिए। मेरे साथ इस बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।